संयोजकता आबंध सिद्धांत बहुत ही सरल तरीके से उपसंयोजन यौगिकों का बनना समझाती है। संयोजकता सिद्धांत के अनुसार उपसंयोजक यौगिक बनाने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु आवश्यक संख्या में रिक्त ऑर्बिटल उपलब्ध कराता है और ये रिक्त ऑर्बिटल या इनकी संख्या केंद्रीय धातु परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर उपसंयोजन संख्या के बराबर होती हैं। ये रिक्त ऑर्बिटल जो तैयार होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु के परमाणविक ऑर्बिटलों के मध्य हाइब्रिडाइजेशन संकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं और इस संकरण की क्रिया के लिए केंद्रीय धातु परमाणु अपने n-1 d ऑर्बिटल, ns ऑर्बिटल तथा np ऑर्बिटलों का उपयोग कर सकता है या फिर यह अपने ns ऑर्बिटल, np ऑर्बिटल तथा nd ऑर्बिटलों का उपयोग कर सकता है। इस प्रकार ये सभी ऑर्बिटल आपस में संकरण करते हैं और इस तरह से अपनी ऊर्जाओं का पुनः मिश्रण करके उतनी ही संख्या में नए संकरित ऑर्बिटल बनाते हैं। इन संकरित रिक्त ऑर्बिटलों में ही लिगेंड्स के द्वारा दान किए गए इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है। संकरण के उपरांत ये सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर के अनुसार ही जो निश्चित ज्यामितियां होती हैं जैसे कि अष्टफलकी, चतुष्फलकी या वर्ग समतलीय ज्यामितियों के रूप में ये दिक् विन्यास में स्पेशल अरेंजमेंट प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रकार जो अरेंजमेंट के फलस्वरूप अब जो लिगेंड्स होते हैं उनके दाता परमाणुओं के जो परमाणविक ऑर्बिटल होते हैं जो कि अपने अंदर लोन पेयर रखते हैं उन ऑर्बिटलों के मध्य यहाँ पर अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग के फलस्वरूप एक स्थायी कोवलेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। और इस प्रकार से यदि हम देखें कि इस प्रकार की संकरण की क्रिया में यदि हमें केंद्रीय धातु परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो तो हम इनके में होने वाले संकरण का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और यदि हमें संकरण का प्रकार पता चल जाए तो हम उस बनने वाले कॉम्प्लेक्स की संरचना या ज्यामिति का पूर्वानुमान कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर यदि केंद्रीय धातु परमाणु की जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है तो उस समय जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार होता है वह sp प्रकार का होता है और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यूज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो s ऑर्बिटल और p के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें से px का उपयोग किया जाता है और इस तरह से जो इसकी ज्यामिति बनती है, जो संरचना बनती है वो होती है लीनियर। इसी तरह से जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है तो sp2 प्रकार का संकरण होता है और इसमें एक s तथा 2p यानी कि px और py ऑर्बिटलों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो ज्यामिति तैयार होती है वह होती है ट्राइग्लोनल प्लेनर, है ना। इसके फलस्वरूप हम देखें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 संभावनाएं हो सकती हैं। यहाँ पर जो संकरण का प्रकार है हाइब्रिडाइजेशन sp3 प्रकार का भी हो सकता है या फिर dsp2 प्रकार का भी हो सकता है और इस प्रकार से जब यहाँ पर sp3 प्रकार का संकरण होता है तो एक s और p ऑर्बिटल के तीनों p सबशेल के तीनों ऑर्बिटल यानी कि px, py, pz तीनों का उपयोग किया जाता है और हम जानते हैं कि इस प्रकार से जो ज्यामिति प्राप्त होती है हमें वह होती है चतुष्फलकी। यहाँ पर हम जानते हैं कि जब चतुष्फलकी ज्यामिति होती है उसमें प्रत्येक एंगल जो होता है वो एक दूसरे से 109 डिग्री की दूरी पर ये होते हैं यानी कि कोई भी यहाँ पर 90 अंश पे नहीं होता है और इसीलिए इनके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं वो कोई भी एक्सिस पर नहीं होते बल्कि एक्सिस के बीच में ये पाए जाते हैं। इसी तरह से हम देखें जब dsp2 प्रकार का संकरण होता है तो यहाँ पर dx² y² तथा एक s और 2p px और py ऑर्बिटलों का उपयोग होता है और इस प्रकार से dsp2 प्रकार का जब संकरण होता है तो हमें ज्यामिति मिलती है स्क्वायर प्लेनर।
इसके बाद जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होती है तो यहाँ पर फिर से दो प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। यहाँ पर एक जो संकरण होगा वो होगा sp3d प्रकार का और दूसरा होगा dsp3 प्रकार का। तो यहाँ पर भी हम देखें कि जो sp3d प्रकार का संकरण होता है उसमें एक s p के तीनों ऑर्बिटल तथा एक d ऑर्बिटल यानी कि dx का स्क्वायर y स्क्वायर ये उपयोग में लाया जाता है और यहाँ पर जो ज्यामिति हमें मिलती है वो होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और जबकि यहाँ पर dsp3 प्रकार का जो संकरण होता है उसमें भी समान ऑर्बिटल्स उपयोग में लाए जाते हैं, लेकिन इसमें जो ज्यामिति हमें मिलती है वह होती है स्क्वायर पिरामिडल, जैसे कि आप संरचना में देख रहे हैं। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम देखें कि फिर से दो संभावनाएं हो सकती हैं। यहाँ पर sp3d2 संकरण हो सकता है या फिर d2sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। यहाँ पर sp3 में हम देखेंगे कि एक s होगा, तीनों p ऑर्बिटल उपयोग में लाए जाएंगे तथा जो d के 5 ऑर्बिटलों में से dx का स्क्वायर y का स्क्वायर तथा dz का स्क्वायर ऑर्बिटल उपयोग में आया जाता है। और इन दोनों ही प्रकार के संकरण में जो हमें ज्योमेट्री प्राप्त होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल की ज्यामिति हमें मिलती है। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेशन नंबर पता होने पर हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार जान सकते हैं और हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार पता हो तो हम बनने वाले कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति का पूर्वानुमान कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें कि संयोजकता बंध सिद्धांत इसके अलावा यह भी कहता है कि यदि इस प्रकार तैयार जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो जो कॉम्प्लेक्स की प्रकृति ये पैरामैग्नेटिक होगी, ये अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। और यदि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे तो यह प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक प्रकृति का होता है। और इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान भी हम निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू रूट n इंटू n+2 रूल के अनुसार। तो इस प्रकार से इनके चुंबकीय आघूर्ण का मापन किया जा सकता है। और संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार यदि हमें बनने वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के चुंबकीय व्यवहार का पता हो, यानी कि ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक प्रकार का है, तो उसके आधार पर हम इनकी ज्यामिति का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो चुंबकीय जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो संकुल यौगिक होते हैं, उनके चुंबकीय व्यवहार का, चुंबकीय आघूर्ण का मापन चुंबकीय प्रवृत्ति प्रयोगों के आधार पर किया जा सकता है। और इसके आधार पर हम यदि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि यहाँ पर हम सूत्र देख रहे हैं, यदि हमें म्यू की वैल्यू पता हो, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू पता हो, तो हम n की वैल्यू पता कर सकते हैं। जो n है वो उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम ये बता सकते हैं कि जो कंपाउंड होगा उसमें किस प्रकार का संकरण होगा और किस प्रकार की ज्यामितीय संरचना इसमें पाई जाएगी। इसे हम उदाहरण, भिन्न भिन्न प्रकार के उदाहरण, जिसमें हम अष्टफल की यौगिकों का उदाहरण भी लेंगे तथा चतुष्फल की और स्क्वायर वर्ग समतलीय यौगिकों का भी उदाहरण लेंगे। इसके उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर हम अष्टफलकीय यौगिकों का बनना पहले समझते हैं। अष्टफल की यौगिकों को जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उन्हें हम पुनः दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला होता है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, या जिसे हम कहेंगे आंतरिक कक्षक संकुल। इन्हें आंतरिक कक्षक संकुल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो संकरण होता है वह d2sp3 प्रकार का संकरण होता है। और यहाँ पर ये जो d ऑर्बिटल है वह बाह्यतम कोश से भीतर वाले कोश यानी कि n-1d ऑर्बिटल उपयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। साथ ही चूंकि यहाँ पर आंतरिक वाले d ऑर्बिटल उपयोग में लाए जाते हैं और यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स युग्मित हो जाते हैं, यानी कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या
कम होती है या नहीं होती है, इसलिए इन्हें लो स्पिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहा जाता है। इसी तरह से जो दूसरा प्रकार है वह है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि बाह्य कक्षक संकुल यौगिक। इस प्रकार का जो यौगिक होगा उसमें sp3d2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। यहाँ पर इन्हें बाह्य कक्षक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो d ऑर्बिटल उपयोग में लाया जा रहा है वह बाह्यतम कोश का ही होता है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो s ऑर्बिटल होता है, p या d, तीनों ऑर्बिटल बाह्यतम कोश के और एक ही सबशेल के होते हैं। इस तरह से साथ ही साथ यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, अधिक होती है, इसलिए इन्हें हम हाई स्पिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। तो आइए हम इन दोनों प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर पहले हम उदाहरण ले रहे हैं हेक्सामीन कोबाल्ट 3+ आयन। जैसा कि आप सूत्र से समझ सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि जो एमीन है वो उदासीन लिगेंड है और इसलिए कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो 3+ चार्ज दिख रहा है वह ही यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर होगी, यानी कि यहाँ पर कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट पर है। इसके अलावा हम देखें कि यहाँ पर जो इसका सबसे पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर होता है 27 और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2। अब यहाँ पर चूंकि ये कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट पर है तो यहाँ पर इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने वाले 2 इलेक्ट्रॉन 4s के होंगे क्योंकि ये सबसे बाह्यतम कोश है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3d में से बाहर निकलेगा और इस तरह से अब जो शेष इलेक्ट्रॉन यानी कि कोबाल्ट 3+ का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा उसमें केवल 24 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। तो यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है इसमें अब 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब यहाँ पर जब हम इस कंपाउंड यानी कि हेक्सामीन कोबाल्ट 3+ आयन इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की चुंबकीय गुण का मापन करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का मापन करते हैं, तो प्रायोगिक आधार पर यह प्रतिचुंबकीय प्रकृति का पाया जाता है। यानी कि प्रतिचुंबकीय प्रकृति यह दर्शाती है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो लिगेंड एमीन है उसके प्रभाव में आकर जो d ऑर्बिटल के 6 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन ये एक एक करके अलग अलग उपस्थित हैं, अनपेयर्ड हैं। तो इसमें से बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो भी युग्मित हो जाते हैं और इस तरह से हमारे पास आंतरिक कक्षक का यानी कि 3d के 2d ऑर्बिटल रिक्त हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 4s ऑर्बिटल है तथा 4p के 3 ऑर्बिटल और इस तरह से ये 6 ऑर्बिटल आपस में सम्मिश्रित होकर फिर से अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिन्हें हम d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अब तैयार है लिगेंड्स के द्वारा, जो यहाँ पर 6 एमीन लिगेंड्स हैं उनके द्वारा प्राप्त होने वाले 12 इलेक्ट्रॉनों को अपने में संयोजित करके रखने के लिए। तो इसके पहले ये जो d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इसमें हम जानते हैं कि इसकी ज्यामिति अष्टफलकी होती है, तो ये सभी ऑर्बिटल अष्टफलकी ज्यामिति में अरेंज हो जाते हैं और इसके बाद ये जो एमीन लिगेंड है उसके डोनर एटम यानी कि नाइट्रोजन के पास जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसके ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैपिंग करते हैं और 6 यहाँ पर सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है।
तो इस तरह से यदि हम पूरे कंपाउंड के गुणों पर एक नज़र डालें तो हम देखेंगे कि इसमें जो हेक्सामीन कोबाल्ट 3+ आयन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 प्रकार का हो रहा है। यहाँ पर इसकी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल है। यहाँ पर मैग्नेटिक नेचर यदि हम देखें तो यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह डायमैग्नेटिक प्रकृति का होगा। साथ ही हम देखें कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ पर है तो यहाँ पर आयन 3+ कोबाल्ट 3+ आयन बनने के पश्चात इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे और 12 इलेक्ट्रॉन इन्हें एमीन लिगेंड्स के द्वारा प्राप्त हुए हैं। तो 24 + 12 = 36, यानी कि ये इनका जो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है वह एक अक्रिय गैस के कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो गया है। क्रिप्टॉन 36 के बराबर हो गया है। और हम जानते हैं कि जिनमें इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा या इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त होगी वह सबसे स्थायी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसका मतलब कि जो हेक्सामीन कोबाल्ट 3+ आयन है एक स्थायी कॉम्प्लेक्स होगा। इसी तरह से अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण हम लेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का। इसके लिए हम उदाहरण ले सकते हैं हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट 3- आयन। यहाँ पर हम देखें कि ये जो कंपाउंड है उसमें इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 होगी। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कोबाल्ट इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो साइनाइड है वो नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पर 6 साइनाइड आयन है, यानी कि 6 नेगेटिव चार्ज यहाँ पर थे और जो हम कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं उस पर 3 नेगेटिव चार्ज हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स जो लिगेंड्स के 3 नेगेटिव चार्ज को कोबाल्ट के 3 पॉजिटिव चार्ज के द्वारा उदासीन किया गया है, यानी कि यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगी। और इसी तरह से फिर से हम कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये यहाँ पर को प्राप्त हो जाएगा, जिसमें कि 3D केवल हम अंतिम ऑर्बिटल को लेते हैं जिसमें हमें प्राप्त होता है 3D7 4s2। लेकिन जब ये 3+ आयन बनाएगा तो हमारे पास जो 4s ऑर्बिटल है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और 3D के 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और इस प्रकार से जो कोबाल्ट 3+ आयन होगा जिसके पास अब केवल 24 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3D6। अब यहाँ पर हम देखें कि जो 3D6 है जिसमें कि ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और जब इसका इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट आयन इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जब चुंबकीय गुण का मापन किया गया तो ये प्रायोगिक आधार पर ज्ञात होता है कि ये कंपाउंड अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। और पैरामैग्नेटिक नेचर का है जो दर्शाता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो इस तरह से, और चूंकि यहाँ पर जो लिगेंड है वह फ्लोरीन है और इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होती है और इसलिए यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो Sp के साथ जो D कक्षक उपयोग में लाया जाता है वह भी बाह्यतम कोश का होता है, यानी कि यहाँ पर 4s के 2 कक्षक, 4p के 3 कक्षक तथा 4d के 2 कक्षक उपयोग में आते हैं और ये सभी कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से जो तैयार हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उन्हें हम sp3d2 ऑर्बिटल कहते हैं। पुनः ये सभी sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपनी अष्टफलकीय ज्यामिति के रूप में ये स्पेशल अरेंजमेंट के रूप में व्यवस्थित हो जाएंगे और उसके बाद ये जो फ्लोराइड यहाँ पर लिगेंड है उसके द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉन जोड़ों को प्राप्त करेंगे, जिसमें ये फ्लोरीन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और 6 सिग्मा कोवलेंट ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। इसी तरह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के और भी उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हेक्सामीन मैग्नेट 3- आयन
यह पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अलावा हेक्सासाइनिडो फेरेट 3- आयन, यह भी पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है और इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसके अलावा टेट्रा ऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3- आयन, यह डायमैग्नेटिक होता है और इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा हेक्सासाइनिडो फेरेट 4- आयन, यह भी यहाँ पर जो आयरन है वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है और इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि यह भी डायमैग्नेटिक नेचर का होता है और इसमें क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। ये सभी कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आंतरिक कक्षक संकुल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कुछ उदाहरण हम देखते हैं जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के हैं, जैसे यहाँ पर हेक्साक्लोरिडो मैग्नेट 3- आयन, ये इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और यह इसीलिए पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसी तरह से हेक्साफ्लोरिडो फेरेट आयन, फेरेट 3- आयन, यह भी पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है और इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इसी तरह से जो हमने उदाहरण देखा हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट 3- आयन, यह भी हमने देखा भी कि पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है और इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये सभी जो तीनों उदाहरण हैं ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के उदाहरण हैं, जिनमें बाह्यतम कोश वाले d ऑर्बिटलों का उपयोग संकरण के लिए किया जाता है। इसके बाद आइए अब उदाहरण हम देखते हैं वर्ग समतलीय यौगिकों का बनना किस प्रकार से होता है। इसके लिए हम उदाहरण ले लेते हैं टेट्रा साइनिडो निकलेट 2- आयन का। यहाँ पर हम देखें सबसे पहले निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर जो साइनाइड है वो नेगेटिव चार्ज लिगेंड है और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमें 2- चार्ज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम जान सकते हैं कि जो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +2। अब निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें तो निकल में 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके जो 3D में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तथा 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब यहाँ पर निकल 2+ आयन बनाएगा तो इसमें जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर निकल जाएंगे और इसके पश्चात जो निकल 2+ आयन जिसके पास अब केवल 26 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8। इस प्रकार से हम देखें कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं 3D में जिस तरह से भरे हुए हैं, तो हम देखेंगे कि इसमें से जो 6 हैं इलेक्ट्रॉन वो पेयर्ड है, 2-2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखें कि ये जो टेट्रासाइनिडो निकलेट 2- आयन है, यह जो नेचर में यह डायमैग्नेटिक नेचर का होता है और डायमैग्नेटिक नेचर का होना यह दर्शाता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे। और चूंकि यहाँ पर जो लिगेंड है वो साइनाइड लिगेंड है, तो इसके प्रभाव में ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उनकी पेयरिंग हो जाती है और यहाँ पर हमें एक आंतरिक कक्षक का n-1d कक्ष का d ऑर्बिटल हमें प्राप्त हो जाता है। और इस तरह से यहाँ पर n-1d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल तथा p के तीनों ऑर्बिटल आपस में मिलकर यहाँ पर संकरण करते हैं और संकरण के पश्चात यहाँ पर फिर से नए ऑर्बिटलों का निर्माण होता है और यहाँ पर dsp2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। अब ये जो चारों नए संकरित ऑर्बिटल बने हुए हैं और इसलिए ये चारों संकरित ऑर्बिटल स्क्वायर
प्लानर ज्यामिति के अनुसार ये व्यवस्थित हो जाते हैं और उसके पश्चात चारों साइनाइड लिगेंड से प्राप्त होने वाले लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करते हैं। और इसके लिए यहाँ पर निकेल के ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तथा साइनाइड के जो डोनर एटम का जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके बीच ओवरलैपिंग होती है और यहाँ पर सिग्मा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम देखें कि यहाँ पर जो इसकी पूरी यदि गुण को एक बार हम नज़र डालें तो हम देखेंगे कि ये जो कंपाउंड है इसमें DsP2 प्रकार का संकरण पाया जाता है। यह डायमैग्नेटिक नेचर का होता है क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तथा इसकी ज्यामिति जो होती है वह होती है स्क्वायर प्लेनर। इसके बाद एक और उदाहरण हम लेते हैं। अब हम उदाहरण लेंगे चतुष्फलकीय संरचना वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकिल। अब यहाँ पर चूंकि कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड है और यहाँ पर भी जो कॉम्प्लेक्स है वह भी उसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें शून्य दिखाई दे रही है। तो इस तरह से यहाँ पर निकल शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में है। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होगा जो इसके ग्राउंड स्टेट में होगा। तो यहाँ पर निकल 28 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमें मिलेगा 3d8,4s2। अब यहाँ पर जो 3d में इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रूप में मौजूद हैं जबकि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखिए 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब यहाँ पर चूंकि ये जो कंपाउंड होता है टेट्रा कार्बोनिल निकल यह भी डायमैग्नेटिक नेचर का है और डायमैग्नेटिक नेचर का होने की वजह से इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी और इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करने के लिए जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो यहाँ पर 3d में चले जाएंगे और इस तरह से जो d ऑर्बिटल है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो 4s के ऑर्बिटल है तथा 4p के 3 ऑर्बिटल हैं, ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होकर आपस में संकरित होंगे और अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे जिन्हें हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और चूंकि यहाँ पर sp3 प्रकार का संकरण हो रहा है इसलिए इसकी जो ज्यामिति होगी वह होगी चतुष्फलकीय। और इस तरह से हम देखें कि यहाँ पर चतुष्फलकीय यौगिक का निर्माण होता है। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं यहाँ पर टेट्राक्लोरिडो निकलेट 2 आयन का। यहाँ पर 2- आयन का जो उदाहरण हम लेते हैं तो यहाँ पर हम देखें कि जो निकिल है चूंकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो यहाँ पर भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 4s ऑर्बिटल के और इस तरह से इसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो निकल 2+ आयन का जिसके पास 26 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये 3d8 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब यहाँ पर जो 3d8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो d ऑर्बिटल में व्यवस्थित हैं जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन आपको पेयर दिखाई दे रहे हैं जबकि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में मौजूद हैं। और ये देखा गया है कि ये जो कंपाउंड होता है यह अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर रखता है, यानी कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे और अनपेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित तब होंगे जब इसमें की पेयरिंग ना हो, यानी कि जो 3d8 जो इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई दे रहे हैं वो इसी अवस्था में बने रहेंगे। और इसके बाद जो बाकी के जो 4s और 4p के 3 ऑर्बिटल हैं ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिलकर sp3 संकरण करेंगे और इस प्रकार sp3 संकरण करने के पश्चात जो इनकी ज्यामिति होगी वह होगी चतुष्फलकी। तो इस प्रकार हम देखें जैसा कि हमने पहले उदाहरण जो देखा था यहाँ पर टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2- आयन, वहाँ पर भी जो निकल 2+ आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो 3d8 था। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो टेट्राक्लोरिडो निकलेट
2- आयन है वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 है। लेकिन एक जो है वर्ग समतलीय ज्यामिति प्रदर्शित करता है, जबकि दूसरा जो है वह चतुष्फलकीय प्रकृति के चतुष्फलकीय ज्यामिति के रूप में पाया जाता है। तो समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी इनकी ज्यामिति में भिन्नता क्यों होती है, ये बातें संयोजकता बंध सिद्धांत स्पष्ट करने में असमर्थ रहा था। इसी तरह से हम एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण है हमारे पास टेट्रामीन कॉपर 2+ आयन। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कॉपर है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और यहाँ का इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम देखें तो कॉपर के पास 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d10 4s1। और जब यह कॉपर 2+ आयन बनाएगा तो उस समय यहाँ पर इसमें से 4s का एक इलेक्ट्रॉन और 3d का एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा और इसके पास 3d9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और यहाँ पर ये जो 3d9 आप देख रहे हैं उसमें से जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। और इस तरह से यहाँ पर हम देखें कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो हमें दिखाई दे रहा है कि sp3 प्रकार का संकरण इसमें होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके पेयरिंग होने के लिए भी कोई स्थिति यहाँ पर हमें दिखाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि ये जो कंपाउंड होता है वह इसमें ये sp3 संकरण इसमें नहीं पाया जाता, इसमें dsp2 संकरण पाया जाता है तथा इसकी ज्यामिति वर्ग समतलीय होती है। ये इसके लिए संयोजकता बंध सिद्धांत ये कहता है कि जो 3d ऑर्बिटल का जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफरेंस इफेक्ट के द्वारा ये 4p यानी कि 4p जड़ में ये ट्रांसफर हो जाता है और इस तरह से 3d का एक ऑर्बिटल यहाँ पर खाली हो जाता है और इसकी वजह से यहाँ पर फिर dsp2 प्रकार का संकरण होता है। और इस प्रकार इस कंपाउंड को देखें तो इसमें संकरण होगा dsp2 प्रकार का और ये इसकी संरचना होगी, ज्यामिति जो होगी वो स्क्वायर प्लेनर होगी तथा चूंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो यहाँ पर भी हम देखें ये अपवाद स्वरूप एक नए प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर ये ट्रांसफर हो रहा है, जिसका स्पष्टीकरण हमें संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके और भी उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे टेट्रामीन जिंक 2+ आयन का देख सकते हैं या एमीन डाइक्लोरिडो प्लैटिनम 2+ आयन का उदाहरण दे सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की संरचना तथा उनकी ज्यामिति को सरल ढंग से बताती है। यहाँ तक कहें कि सन 1950 तक यह थ्योरी सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल या सबसे ज़्यादा निपुण थ्योरी मानी जाती थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह संकरण के आधार पर बहुत ही सरल ढंग से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बनना समझाती थी। यद्यपि आज बहुत सी एडवांस थ्योरी आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कहीं ना कहीं प्रसिद्धता अभी भी बनी हुई है। यद्यपि यह थ्योरी बहुत से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की संरचना को समझाती है, लेकिन जैसे कि उदाहरणों के बीच में हमने देखा था, बहुत से ऐसे बिंदु हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनका स्पष्टीकरण यह थ्योरी नहीं कर पाती है और यही इस थ्योरी की लिमिटेशंस हैं। और तो जानते हैं हम कि इस थ्योरी की कौन कौन सी कमियां हैं जिसकी वजह से हमें नई और एडवांस थ्योरी की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले हम देखें तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्थायित्व के बारे में कोई ठोस व्याख्या नहीं करती, कोई मात्रात्मक व्याख्या प्रस्तुत नहीं करती है। दूसरी बात यह है कि ये जो थ्योरी है एक्सप्लेन नहीं करती कि क्यों
जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में भी देखा था कि क्यों कभी कभी तो लिगेंड्स के प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों का हुंड रूल्स के विरुद्ध पेयरिंग हो जाती है और कभी कभी ये अपनी जो कि तो सामान्य अवस्था में बने रहते हैं, यानी कि इनके कॉन्फ़िगरेशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इस वजह से हम देखें कि जब हम संकुल की ज्यामिति का निर्धारण करते हैं तो उस समय बेवजह समस्या खड़ी हो जाती है। तीसरी बात ये देखें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विभिन्न प्रकार के जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के विषय में कोई भी व्याख्या प्रस्तुत नहीं करती, इनके कलर्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देती है। इसके अलावा यह इनके चुंबकीय गुणों के बारे में भी विस्तार पूर्वक नहीं समझाती है। इसके अलावा इसकी एक और कमी है, वो ये कि जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा कि जहाँ पर D8 कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, जिन संकुलों में हम जानते हैं कि वहाँ पर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। जैसे कि हमने देखा था निकिल 2+ आयन में, लेड 2+ आयन में, या फिर ऑरिक 3+ आयन में। तो यहाँ पर जब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ये चतुष्फलकी कंपाउंड के स्थान पर स्क्वायर प्लानर कंपाउंड क्यों बनाते हैं? या कभी कभी तो ये जैसे निकिल है तो निकिल में हम देखते हैं जब टेट्रासाइनो निकलेट आयन हम देखते हैं तो वहाँ पर ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि वहीं पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ही हम देखें कि जब ये टेट्राक्लोरिडो निकलेट आयन बनाता है तो उसकी संरचना चतुष्फलकी होती है। तो इसका कारण वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्पष्ट रूप से नहीं बताती है। इसके अलावा भी और भी इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि यह स्पष्ट नहीं करती कि कुछ कंपाउंड्स या कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ जो लिगेंड्स होते हैं उनका रिप्लेसमेंट, यानी कि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर क्यों चले जाते हैं या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के भीतर क्यों आ रहते हैं। तो इसके विषय में भी यह थ्योरी हमें विस्तार पूर्वक नहीं बताती है। तो हम देखें कि इन सारी कमियों की वजह से हमें किसी एक नई थ्योरी की आवश्यकता महसूस हुई। और इसके बाद हमने जैसे कि शुरू में देखा था बहुत सी थ्योरी आई, क्रिस्टल फ्योर थ्योरी आई, लिगेंड फील्ड थ्योरी आई, और इसके बाद फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। तो इसके बाद हम जानते हैं कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इसकी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां हैं उसको किस प्रकार से दूर किया। तो अगला जो सिद्धांत या थ्योरी हम पढ़ेंगे वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे हम CFT के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम बता दें कि जो क्रिस्टल फील्ड शब्द है उसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनों का क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और ये जो CFT है यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पूरी तरह से स्थिर वैद्युत मॉडल है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। यानी कि यहाँ पर यह बताती है कि जो लिगेंड्स हैं और जो सेंट्रल मेटल एटम है उनके बीच बनने वाला जो बंध है वो पूरी तरह से आयनिक होता है। तो आइए देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कौन कौन सी मुख्य अभिधारणाएं हैं। सबसे पहले तो देखें कि यह थ्योरी केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंड्स के जो मध्य आबंध होते हैं वो पूरी तरह से आयनिक होते हैं, और ये बंध केंद्रीय धातु परमाणु तथा या आयन तथा लिगेंड्स के मध्य स्थिर वैद्युत अन्योन क्रियाओं या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस के फलस्वरूप ये उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिगेंड्स तथा केंद्रीय धातु परमाणु दोनों को ही बिंदु आवेश या पॉइंट चार्जेस मानती है, जिसमें कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वह पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है, और जो लिगेंड है वह नेगेटिव पॉइंट चार्ज होता है। और हम जानते हैं कि कई बार जो लिगेंड्स होते हैं वो उदासीन होते हैं, तो उसमें यह माना जाता है कि जो इन्हें जो उदासीन लिगेंड होते हैं उन्हें पॉइंट डाइपोल
डाइपोल माना जाता है। और यह माना जाता है कि ये जो डाइपोल होते हैं, जैसे कि हम जल का अणु ले सकते हैं या अमोनिया का अणु ले सकते हैं, तो जैसे जल के अणु में चूंकि ऑक्सीजन पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन पर ही जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और वह केंद्रीय धातु परमाणु को डोनेट करता है। तो यहाँ पर जो उदासीन लिगेंड होते हैं वह अपने नेगेटिव भाग की तरफ से केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ अप्रोच करते हैं। तीसरी बात जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है कि जब लिगेंड तथा केंद्रीय धातु परमाणु के बीच अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, तो उस समय जो सिस्टम होता है उसकी ऊर्जा कम होती है। लेकिन जब केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड्स के बीच रिपल्सन होता है, रिपल्सिव फोर्सेस काम करते हैं, तो उस समय यहाँ पर जो उसके ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसी भी जब हम देखें कि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो जब आइसोलेटेड होता है, जब वह कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है, उस समय उसके सभी डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा समान होती है। जो इसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं, हम जानते हैं कि डी में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं और इन डी ऑर्बिटल्स को, जैसे कि हमने पहले जाना है कि इन्हें हम 2 सेट में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं नॉन एक्सियल सेट और दूसरे होते हैं एक्सियल सेट। नॉन एक्सियल सेट हम उनको कहते हैं जिनमें कि जो डी ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं वो अक्ष, यानी कि जो 3 अक्ष होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो इनमें से किन्हीं 2 एक्सिस के मध्य पर उपस्थित होते हैं। और ये 3 एक्सिस होते हैं। यहाँ पर हम देखें 3 ऑर्बिटल्स हैं। एक है डी एक्स वाई। डी एक्स वाई की संरचना आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ऑर्बिटल के लोब्स होते हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मध्य में उपस्थित होते हैं और इसीलिए इस ऑर्बिटल को हम डी एक्स वाई कहते हैं। दूसरे में हम देखें डी एक्स जेड होता है, जो जिसमें कि जो ऑर्बिटल के लोब्स होते हैं वो एक्स और जेड ऑर्बिटल एक्सिस के मध्य में उपस्थित होते हैं और इसीलिए हम इसे डी एक्स जेड कहते हैं। इसी तरह से जो तीसरा ऑर्बिटल होता है डी वाई जेड, जिसमें कि लोब्स जो हैं वो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के मध्य उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से ये जो 3 ऑर्बिटलों का सेट है उसे हम ट्रिपली सेट ऑफ ऑर्बिटल्स कहते हैं और इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम T2G नाम देते हैं। इसी तरह से हम जानते हैं कि जो डी ऑर्बिटल के 2 ऑर्बिटल और होते हैं उनमें से जो उनके लोब एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर उपस्थित होते हैं, बिल्कुल, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, और चूंकि इनका एक्स और वाई के ऊपर उपस्थित एक्सिस पर उपस्थित होते हैं और इसे हम डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नाम देते हैं। इसी तरह से हम देखें कि जिसमें जो डी ऑर्बिटल के दोनों लोब हैं जेड एक्सिस पर होते हैं उन्हें हम जेड डी जेड स्क्वायर नाम देते हैं। यहाँ पर हम देखें कि जो डी जेड स्क्वायर होते हैं उसका एक लोब तो जेड एक्सिस के ऊपर होता है, लेकिन जो दूसरा लोब होता है वह रिंग के रूप में उपस्थित होता है और ये एक्स वाई प्लेन पर उपस्थित होता है और ये एक्स वाई प्लेन में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसका लगभग 1/3 पार्ट ये कंटेन करता है। तो इस तरह से हम देखें कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो जो 5 डी ऑर्बिटल हैं उनके हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है T2G सेट और दूसरा होता है EG सेट। इस प्रकार जब धातु परमाणु या आयन आइसोलेट या विलगित अवस्था में होता है तब इन 5 डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा एक समान रहती है, अर्थात ये डीजेनरेट अवस्था में होते हैं और ये ऑर्बिटलों की डीजेनरेसी तब तक बनी रहती है जब तक कि केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अभ्र का एक गोलीय सममित क्षेत्र होता है। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स का निर्माण होने लगता है और कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए लिगेंड्स
केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ आगे बढ़ता है, केंद्रीय धातु परमाणु की ओर अप्रोच करता है, तो उस समय उसके नेगेटिव चार्ज की वजह से लिगेंड के या फिर जो उदासीन लिगेंड होते हैं उनके ऋणावेशित ऋणात्मक भाग की वजह से, जिसमें कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो लिगेंड्स के इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तथा केंद्रीय धातु परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मध्य रिपल्सन होने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं समान समान आवेशों के बीच रिपल्सन होता है। और रिपल्सन होने की वजह से यहाँ पर अब जो ये इसकी जो डीजनरेसी है, समभ्रंश जो अवस्था होती है वह यहाँ पर समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर हम जो जिसके फलस्वरूप डी ऑर्बिटलों की स्प्लिटिंग हो जाती है। और यहाँ पर हम देखें कि जब लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु से दूर पर होता है, तो उस समय पहले हम देखें कि ये जो आद्य अवस्था होगी जिसमें कि पांचों डी ऑर्बिटल की ऊर्जा एक समान है, ये डीजनरेट पोजीशन है, स्थिति है। इसके बाद हम देखें कि जब लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ अप्रोच करता है, तो उस समय जब लिगेंड दूर होता है, तो उस समय ये जब प्रतिकर्षण होता है उसकी वजह से सभी जो जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ऊर्जा समान रूप से बढ़ती है, और इस ऊर्जा को हम औसत ऊर्जा अवस्था कहते हैं। और इसके बाद जब जो लिगेंड्स है जब वो बहुत पास आ जाता है और या तो वो एक्सिस के दिशा में एक्सिस के तरफ निर्दिष्ट हो जाता है और उस तरह से वो वहाँ पर अप्रोच करता है, या फिर एक्सिस के बिटवीन अप्रोच करता है। जिस भी प्रकार से वो लिगेंड्स केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ आता है और उस तरह से जो प्रतिकर्षण होता है उसके फलस्वरूप हमें ऑर्बिटलों का दो सेट या ऊर्जाओं के दो सेट प्राप्त हो जाते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक स्थिति में जो हमने देखा था कि जो ट्रिपली सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं T2G, उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जबकि EG की ऊर्जा कम हो जाती है। ये तब होगा जब लिगेंड एक्सिस के मध्य स्थिति से पर निर्दिष्ट होगा और उसके मध्य स्थिति से वो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ अप्रोच करेगा। दूसरी ओर यदि ये एक्सिस के थ्रू अप्रोच करता है तो जो एक्सिस के ऊपर पाए जाने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे कि dx² y² और dz², उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि इस स्थिति में Eg जो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, जबकि T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स की ऊर्जा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो डी ऑर्बिटलों की स्प्लिटिंग होती है वह इस बात पर निर्भर करती है कि क्रिस्टल क्षेत्र की प्रकृति क्या है, और इसके आधार पर हम देखेंगे कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के संकुल यौगिक होते हैं, अष्टफलकी संकुल, चतुष्फलकी संकुल या स्क्वायर प्लेनर संकुल, उनमें जो स्प्लिटिंग होती है वह अलग अलग प्रकार से होती है। तो इस प्रकार सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अष्टफलकी संकुल होते हैं, अष्टफलकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, उनमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है।